स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस की अगर बात करें तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्लियर है? ये वो चैप्टर है जहां से सबसे ज्यादा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां से बच्चों को जो जहां प्रॉब्लम होती है जिस टॉपिक्स में वो भी यही चैप्टर है। एंट्रेंस के अंदर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? आज हम वीडियो के अंदर बात करेंगे यहां टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। यकीन मानिए इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से बाहर एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चंस नहीं हो सकता है। आप बोर्ड के लास्ट मिनट तक आप इस वीडियोस को प्रैक्टिस करते रहिएगा और आपको ये लास्ट टाइम तक काम आएगा, बोर्ड के आखिरी दिन तक। यहां से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, मैं आपसे इस बात की गारंटी दे सकता हूं। क्लियर है? बात करते हैं इसको कार्बन इट्स कंपाउंड की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होगा जो है कुछ क्वेश्चंस जो है कार्बन का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से पूछा जा सकता है, जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन था या डायमंड है, ग्रेफाइट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आज हम बात करते हैं कुछ यहां से टॉपिक्स को, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आप इस सारे क्वेश्चंस के अलावा हमारे कार्बन कंपाउंड का कंप्लीट चैप्टर हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक एक टॉपिक्स को देख सकते हैं, लेकिन हम सारी चीजों को एक बार फिर से बात करेंगे यहां। क्लियर है? तो आप हमारे साथ वीडियोज में ऐसे ही एंड तक बने रहें। क्लियर? बात करते हैं कार्बन का। एक वर्ड आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या आता है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स की अगर बात करें हम तो कार्बन के जनरली जो है एलोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया कि सर ये कार्बन्स क्या अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है? तो बिल्कुल, कार्बन्स क्या होते हैं? ये अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। सब कार्बन है, चाहे वो डायमंड, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फ्लोरीन है, चाहे कोल है, लैम्प ब्लैक है, चारकोल, सूट्स, ये जितने आपने नाम सुने होंगे ये सब क्या है? ये सब कार्बन्स के क्या होते हैं? जनरली अलग अलग जो है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होती है? सबकी सेम होती है। ठीक है? अब यहां पे क्या है सर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तो ठीक है, क्लियर। अब क्या दिया हुआ है कि सर ये आपने क्या मेंशन है कि सर एक होता है क्रिस्टलाइन कार्बन और एक होता है अमॉर्फस कार्बन। क्लियर है? तो आज हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि सर ये फर्दर दो तरह से क्लासिफाई होगा। एक होगा आपका क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब हो गया कि सर एक इसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे उसका एक डेफिनेट शेप होगा, एक फिक्स शेप होंगे जिनके, वो कार्बन के फॉर्म्स जिनके एक डेफिनेट शेप्स होंगे उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन कार्बन, और जिसका एक डेफिनेट शेप नहीं होगा उसको आप बोलेंगे अमॉर्फस कार्बन। क्लियर है? अब देखिए क्रिस्टलाइन के अंदर की बात करेंगे हम तो इसको फर्दर फोर पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। 4 आप बोलेंगे सामने 3 है, कोई बात नहीं है, तो यही तो यूनिकनेस है हमारे वीडियोस का, एक एक चीज आपको बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर डायमंड है, बिल्कुल बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप बात करें ग्रेफाइट का, आप बात करें बकमिंस्टर फ्लोरीन का। ठीक है? और सर चौथा आपने बोला था तो जो ग्रेफाइट के इसी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया 2004 में, 2004 22 अक्टूबर की बात है, जब दो साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के अंदर इसको जो है रिसर्च किए और उन्होंने जो है एक ऐसे कार्बन फॉर्म्स का डिस्कवर किया जिसको बोला गया ग्रेफीन। क्या बोला गया? ग्रेफीन। ये क्या होता है? हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल, ये हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही हम बात करेंगे जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन को क्या बोलते हैं? इसको हम C60 भी बोलते हैं। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस सबके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? अब देखिए आप, ये जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, उन्हीं ने इन्हों का नाम रखा बकमिंस्टर फ्लोरीन। क्लियर है? अब देखिए और एक आ गया हमारा ग्रेफीन। ये बात याद रखिएगा। अभी तक आपको पता था कि सर द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इज डायमंड, जो कि गलत है। अब आप बोलेंगे कि सर द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इज ग्रेफीन। मैं आपको बता दूं ये 40 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स नहीं, 40 टाइम्स जो है ये क्या है? ये स्ट्रॉन्गर होता है डायमंड से। क्लियर है? ये आपका 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इतनी अजीब सा चीज ये डिस्कवर हुई है, इसके बारे में भी बात करते हैं।
ठीक है। अब देखिए, तो होप कि आपको ये सारे फॉर्म्स आपको समझ में आ गया कि सर डायमंड है, इसका भी स्ट्रक्चर आपको पता है कि सर यहाँ एक कार्बन क्या होते हैं, चार चार कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, यानी कि सर जो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन जैसे होता है ये 4 यहां से आपको दिख रहा है बॉन्डिंग, तो ये क्या होंगे, ये कंप्लीट होता है, मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, बैड कंडक्टर है। लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सर एक कार्बन क्या होंगे, सिर्फ 3 जो है, 3 फर्दर जो है 3 क्या होंगे, ये कार्बन से अटैच्ड होंगे, और एक जो होगा वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, ये गुड कंडक्टर होगा। और इसी चीज को जब स्टडी किया गया, ये एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट। आपको पता होगा कि सर ये क्या होंगे, जैसे आपका बुक्स है, आपके जो पेज है, अपने नोटबुक जो रखे हुए हैं, देखिए उसका पेज वाइज लिखा, पेज वाइज एक एक चीज है ना, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है। हम बहुत अच्छे से इसका स्ट्रक्चर में बात करेंगे, इसका मॉडल्स लाके हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये एक एक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। अब क्या किया गया, एक एक, जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं ना, ये पेंसिल्स में मिलता है ग्रेफाइट, अब पेंसिल से अगर आपने कुछ लिखा है तो एक क्या होगा, एक लेयर उस पेज पे रह जाएगा, फिर फर्दर लिखेंगे, एक और लेयर हट गया, एक और लेयर, एक और, इसी तरह से क्या होता है, फिर आपको शार्पनर की जरूरत होती है। तो वही चीज आप समझिए, एक एक लेयर को, और वही हुआ इसके साथ, ग्रेफीन के साथ, उसके लेयर्स को, एक एक लेयर को जो है उसको स्टडी किया गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये जो इसको स्टडी करके सिंपली सेलो टेप्स के हेल्प से एक एक उसका परत को हटाते गए, एक एक लेयर्स को हटाते गए, और सबसे लास्ट में एक लेयर, ऐसा लेयर उनको मिला कि सर ये तो इतना, एक तो लाइट, बिल्कुल हवा के जैसे एकदम हल्का, एकदम हल्का, और ऊपर से क्या हुआ कि सर ये अगर बात करें सर इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ, लोड बियरिंग कैपेसिटी की बात करें ना, तो ये आपका 200 गुना ज्यादा जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, किससे, आपको स्टील से। सोच सकते हैं क्या अजीब सा चीज ये डिस्कवर हुआ है, 2004 में हुआ है अभी, ठीक है ना। और इनको जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट को 2010 में जाके क्या हुआ, इनको नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स के अंदर इनको, ठीक है ना। अभी मैं बात करता हूं साइंटिस्ट पे भी, क्लियर। तो खैर यहां से आपको बात समझ में आ गई है। और उसके बाद बात करते हैं अमॉर्फस कार्बन की। तो यहां पे सर जैसे आपने कोल, लैम्प ब्लैक, चारकोल एंड सूट, ये सब कार्बन के टीनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सूट आपने नाम सुना होगा, क्लियर है। तो ये अमॉर्फस के अंदर आते हैं, जिसका कोई डेफिनेट जो है इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप बात कर रहे हैं तो इस कोल को फर्दर 2 तरह से इसको डिवाइड किया गया है, क्लियर। एक का नाम है कोक एंड सेकेंड वन इज गैस कार्बन, ठीक है ना। अगर फर्दर चारकोल का भी अगर हम क्लासिफाई करें तो आपने नाम सुना होगा चारकोल्स में भी कि सर जैसे वुड चारकोल, बोन चारकोल एंड सुगर चारकोल, ये आपने नाम सुना होगा, क्लियर है। तो यहां से हम बात करते हैं, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग पार्ट था, तो मैं सोचा आपको ग्रेफीन के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं हम, देखिए 2 तरह से, ओके, मैं आपको लिखता हूं ग्रेफीन के बारे में थोड़ा सा, तो ये आप लोग मिला लीजिए, क्लियर। थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक साइंटिस्ट है एंड्रे गाइम, क्लियर। एक साइंटिस्ट है कौन, उनका नाम है एंड्रे गाइम, बात 2004 की है, कब की है। और एक दूसरे का नाम है कॉन्स्टेंटाइन नोवोसेलोव, मैं इधर लिख देता हूं इनका नाम, याद रखिएगा। कॉन्स्टेंटाइन, इधर से कॉन्स्टेंटीन नोवोसेलोव, कॉन्स्टेंटीन, इधर ही नाम लिख देता हूं मैं इनका। ये 2 साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट क्या किए, ये इन्होंने 2004 के अंदर, बात ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, मैं ये भी लिख देता हूं, यूके यानी कि इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। ये है 22 अक्टूबर, क्लियर। अब देखिए ये क्या हुआ, ये 2 साइंटिस्ट जो थे, एक का नाम था जो है एंड्रे गाइम एंड सेकेंड वन दिस इज द कॉन्स्टेंटीन नोवोसेलोव। ये दोनों लोग क्या किए, डिस्कवर किए इसी ग्रेफीन का, क्लियर है।
ये दोनों को क्या हुआ, इन्होंने एक ऐसा चीज को डिस्कवर किया जो कि ये सब जो अभी तक जो हम बोलते थे कि सर द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन दिस इज डायमंड, अब जो हो गया वो ग्रेफीन हो गया। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, यहां इनको जो है इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला, ये बात भी आप याद रखिएगा। इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला 2010 में। क्लियर, 2010 के अंदर इनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला इनको फिजिक्स में। क्लियर है, ये जो है इनको इसी डिस्कवरी के लिए, ग्रेफीन का डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला, इनको जो है नोबेल प्राइज मिला, और वो जो था इनको 2010 के अंदर मिला। क्लियर है, तो यहां से आपको समझ में आ गया ये इतना बड़ा ये डिस्कवरी जो है बहुत कुछ चेंज कर सकता है अभी आने वाले टाइम के लिए। इतना लाइटर है, इतनी लाइट जो चीज है ये, कि अगर इससे रॉकेट्स का भी अगर मैन्युफैक्चरिंग जब किया जाएगा तो इसको जो है बड़े से बड़े जो है, अगर आप रॉकेट्स को भी आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर डिजाइन कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये इजी वे में इतना लाइटर होगा ये कि आप कहीं भी इसको कितना भी दूर तक आप इसको फर्दर रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हैं, जो एरोप्लेन्स के जो पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, बड़े से बड़े एरोप्लेन्स बनाया जा सकता है जिसमें आपको वेट का जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर बात करें तो सर ये तो मैं आपको बता ही दिया कि ये क्या है, ये 40 टाइम्स ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गर है किससे, ये डायमंड से। क्लियर, ये 40 टाइम्स ज्यादा है और 200 टाइम्स ज्यादा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है स्टील से। यानी कि लोड बियरिंग जो कैपेसिटी है, लोड बियरिंग कैपेसिटी वो जो है स्टील से 200 टाइम्स ज्यादा है। तब सोच सकते हैं कि कितना यूनिक चीज ये डिस्कवर हुआ है। और ये डिस्कवर जो है इसके साथ बहुत सारी चीजों में वाटर तक को इससे प्यूरिफाई करके देख, ये जो है इसको चेक हो गया, और ये वन स्टेप के अंदर ये कितना भी सॉल्टी हो, यानी कि जो सी वाटर है उसको एक स्टेप में इसको प्यूरिफाई कर देता है। ये ऐसी चीज है। अब आजकल का आरओ वगैरह में क्या है, अलग अलग टाइप के उसमें जो है प्रोसीजर लगे होते हैं, अलग अलग टाइप से वो उसको प्यूरिफाई करता है। लेकिन अभी क्या, ये सिर्फ एक वन स्टेप के अंदर इसको प्यूरिफाई करके दे देगा, बाद में पानी का भी झंझट खत्म। तो ये बहुत सारी चीजें यूज हो सकती हैं और अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है ना। तो जब ये इसको फर्दर जितनी चीजें बहुत सारे फील्ड में यूज हो सकता है ये हर चीज के अंदर। क्लियर है, बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो यहां से भी एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बहुत बार डायमंड से रिलेटेड चीजें पूछा जाता है, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है सर। ये जो है अगर बात करें इसके अंदर डायमंड के अंदर, तो सर यहां एक चीज मैं आपको कुछ ऐड कर दूं, इसके बारे में भी बता दूं आपको डायमंड से भी रिलेटेड, कि सर अब तो यहां भी स्पेस नहीं है, चलो मैं कुछ बात बता दूं आपको कि सर डायमंड का जो बात करें तो ये सबसे पहले जो है इसकी डिस्कवरी वगैरह भी जो हुई थी, ये सबसे ज्यादा जो फेमस था वो था हमारा यहाँ इंडिया में ही। देखिए इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा इस डायमंड के अंदर कोहिनूर का। कोहिनूर का आपने नाम सुना होगा। अभी कहां है ये इंग्लैंड की जो महारानी है, ठीक है, उनके ऊपर जो क्राउन जो है ताज है उसके अंदर ये रखा गया है, उसके अंदर ये लगाएगा। अब क्या हुआ कि यहां से कोहिनूर जो था वो सबसे पहले इंडिया में ही, इंडिया के अंदर ही एक जगह है वाजरा करूर, ये बात याद रखिएगा। मैं कुछ चीजें चलिए आपको बता दूं। वाजरा करूर आंध्र प्रदेश में है, एपी में है, ठीक है ना। ये वहां पे जो है क्या हुआ, इसको जो है वहां के खदान से निकाला गया, ठीक है, और वो जो कोहिनूर बाद में ये लोग जो है अंग्रेज लेकर चले गए, ठीक है। अब जो यहाँ के अगर हम बात करें उस टाइम जो ओरिजिनल जो था ये वाजरा करूर से जब निकला था तो ये जो था ये 186 कैरेट का था, ये बात याद रखिएगा। इतने कैरेट 186 कैरेट का ये क्या था, ये जो है आपको डायमंड था ये, ठीक है ना। तो अभी जो बचा हुआ है सिर्फ इस टाइम एट प्रेजेंट की बात करें तो सिर्फ 108, प्रेजेंट में 108.93 लगभग इतना ही कैरेट का ये बचा हुआ है अभी, ठीक है, अभी प्रेजेंट का जो है, ठीक है, खैर कोई नहीं। और अभी आपको बता दें कि वॉल्स का जो है इसके बारे में और ऐड कर दूं आपको डायमंड के बारे में कि सर जो है वर्ल्ड में 70% जो है जो प्रोडक्शन है जो इसका पूरे वॉल्स का डायमंड का फुलफिल कौन करता है, वो करता है साउथ अफ्रीका। क्लियर है, साउथ अफ्रीका ही फेमस है और वो वर्ल्ड का 70% जो है वही प्रोड्यूस करता है और वही जो है
जो है वर्ल्ड में जितने भी डायमंड्स का जो सप्लाई है वो कौन करता है, साउथ अफ्रीका से होता है 70%। क्लियर है? तो खैर ये सब चीजें हटाइए, अभी हम बात करते हैं कुछ आगे के पोर्शंस में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है कि आप पेंसिल्स वगैरह में जो आप यूज करते हैं, बहुत सारे लुब्रिकेंट्स के अंदर भी यूज करते हैं, वैसे ही बकमिंस्टर फुलरीन्स है, ये आपको फुटबॉल का ही स्ट्रक्चर समझ लीजिए, एग्जैक्टली फुटबॉल का स्ट्रक्चर जैसे आपको दिमाग में आ रहा होगा। एक उसमें ब्लैक, एक जो बॉक्स और एक ब्लैक, एक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ऐसा जो इसी तरह का सेम टू सेम एक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। ये इसको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और लास्ट वन दिस इज द ग्रेफिन, मैंने आपको बता ही दिया। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कार्बन की स्टार्टिंग ही एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से हुआ है, तो ये पोर्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? होप कि आपको ये सारी चीजें यहां से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, साइंटिस्ट का नेम था इसलिए थोड़ा सा अजीब सा नाम है। अब हम बात करते हैं यहाँ एक क्वेश्चन जहां से स्टार्ट करते हैं आप, जो टॉपिक होता है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, फुल वीडियोस तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बाकी इस क्वेश्चंस को हम यहां देखते हैं, सामने है, आ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अब बात करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, तो सर एनसीईआरटी ने दे रखा है क्या? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर की अगर हम बात करें तो उसने क्वेश्चन भी रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? जो कि पेज नंबर है 78 पे, ये चीज आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है और बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चंस। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि सर यहां इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली आपने सारा कुछ का स्टडी कर रखा है, आप इजीली आपको पता है कि सर यहां जो होगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं उसके अंदर लास्ट जो शेयरिंग कौन करता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं शेयरिंग में, है कि नहीं? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होता है। क्लियर है? अब आप इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं कि सर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CO2 का, पहले इसी से आप समझ लीजिए ताकि फिर हम बाकी में बात करते हैं। तो कार्बन, देखिए अगर आपको CO2 को करना है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहां पे देखिए आपको। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा कि सर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, कन्फिगरेशन करिएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि यही वो होंगे, यही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि जो टेक पार्ट करेंगे यहां शेयरिंग में। तो हम क्या करेंगे कि सर यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दीजिए, 2 इधर रख दीजिए, 2 यहां रख दीजिए, हो गया इसका। कार्बन के ऊपर की बात करें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 आप इस साइड रख दीजिए, 2 को इस साइड रखिए। वैसे ही ऑक्सीजन है तो यहां पे भी आपको पता था कि 6 है, तो यहां आप रख दीजिए इजिली वे में, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सर ये जो होगा ये बोलेगा कि भाई देखो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग वाला जो है फंडा अपनाते हैं, और ये क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 2 इस कार्बन का लेकर बेचारा बोलेगा लाओ मैं भी स्टेबल हो गया। क्लियर? वैसे ही ऑक्सीजन है तो इसके पास 6 था, 2 ये बोलेगा कार्बन से कि भाई तुम अपना भी दो कि मैं भी इधर से स्टेबल हो जाऊं, और ये कार्बन भी क्या कहेगा, देख भाई 4 मेरे पास है और 2 ये तुमसे हम लेके हम भी क्या होंगे, स्टेबल हो जाते हैं। मतलब देखिए इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम बात करें यहां जैसे CCl4 है, क्लियर, तो आप देख सकते हैं CCl4 के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि सर जैसे एक कार्बन है, ठीक है ना, जो CCl4, क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहां कि सर ये कार्बन है और ये चारों तरफ से क्या है, यहां से क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन है, इधर का क्लोरीन है, इधर से क्लोरीन, इधर का क्लोरीन। क्लियर? तो आप जल्दी जल्दी इसको बना सकते हैं कि सर इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ये 4 होंगे, तो ये बेचारे को इधर इधर दे दीजिए। क्लियर? क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7। तो 7 में क्या करेगा ये कि सर 2 इधर कहीं रख दो, 2 इधर रख दो, 6 होगा, 1 इसको दे देगा। क्लियर? और वैसे ही क्या करेगा, एक यहां रख देगा। क्लियर है? एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप समझते चले जा रहे हैं। एक यहां रख देगा, 2 2 और 2। क्लियर? वैसे ही ये करेगा। क्लियर? अब ये क्या करेंगे, ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे शेयरिंग करके बेचारा ये बोलेगा कि सर एक आपका लेकर मैं भी स्टेबल हो जाऊं। क्लियर? वैसे ही ये होगा तो ये भी बेचारा इधर से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी इसको लेके स्टेबल हो गया, और बाद में ये क्या करेगा, 2 2 2 और 2 ये मिलके 8, ये भी जो होगा क्या होगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है, देखिए यहां फर्दर जो है आपको समझ में आ गया कि सर यहां जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब डबल बॉन्ड, यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब डबल बॉन्ड, और जो यहां पे देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड का ही आपको फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है इसके पास
सिंगल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो होप कि आप बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये बात याद रखना है कि सर इसका स्ट्रक्चर ओपनली नहीं बना देना है, पहले आपको रफ में बनाना है ये स्ट्रक्चर। उसी के हेल्प से इधर आपको जब समझ में आ गया कि सर यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो आप आराम से रख सकते हैं यहाँ। क्लियर है ना? पर वैसे ही चीज है। देखिए अब हम बात करते हैं यहां, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इथेनोइक एसिड का भी देख लेते हैं, प्रोपेनॉन का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है पहले रफ में आपको स्ट्रक्चर बनाना है इथेनोइक एसिड का कि सर इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन जहां पे 2 है तो 2 कार्बन ले लीजिए इथ का मतलब। ठीक है ना? ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे आप कि सर भी यहाँ पे ये वाला भी स्टेबल हो गया। ठीक है ना? ये भी भाई यहाँ स्टेबल हो गया पूरा ऑक्सीजन के साथ, और ये भी इधर से स्टेबल हो गया। तो आप देख सकते हैं इसको इजी वे में आप इसके स्ट्रक्चर के हेल्प से आप बना सकते हैं। ठीक है? अगर जो था जैसे एक क्वेश्चन आपको प्रोपेनॉन का दे रखा है तो स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको ये क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा। प्रोपेनॉन में क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि प्रोपेनॉन का मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, आपको 3 कार्बन कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है? प्रोपेनॉन के अंदर जो है ONe की वजह से ये कीटोन ग्रुप का है, और कीटोन का मतलब क्या होगा, उसमें कार्बन जो है ऐसे डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, प्रोपेनॉन में एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपको ये कहीं भी साइड में दोनों तरफ से फर्स्ट और लास्ट कार्बन के ऊपर आपको प्रोपेनॉन में ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप को पुट नहीं करना है, नहीं तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो ऑल्डिहाइड हो जाएगा। इस वजह से आपको क्या करना है, इसको बीच में कहीं अपने ऑक्सीजन रख देना है। क्लियर? जब आपने फंक्शनल ग्रुप रख ही दिया तो बचा क्या, अब इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा कि भाई ये कार्बन के ऊपर फर्दर कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट होगा। 1 इधर से बॉन्ड है, 1 2 एंड 3 ये हो गया। ये कार्बन के ऊपर देखिए 2 इधर से है, एक इधर है, तो इसको कोई जरूरत नहीं है। इस कार्बन के ऊपर फर्दर क्या हो जाएंगे, 3। अब जब आपको ये स्ट्रक्चर आपको पता चल गया तो स्ट्रक्चर के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इसी हेल्प से आप बना सकते हो। कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार जो है यहां से आपको, जैसे इथेनोइक एसिड का है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि सर यहां से देखिए ये दोनों तरफ से हाइड्रोजन है और आप आसानी से इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। वैसे ही F2 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सारी चीजों से आप इजी वे में बना सकते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसलिए मुझे कहना था। बाकी सारे फुल जो है इसके कांसेप्ट को समझने के लिए आप हमारे वीडियोस को फॉलो करें। ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट जो हो सकता है, यहां एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन वी ड्रॉ फॉर पेंटेन। क्लियर? ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल आएगा ये। अगर हम बात करें क्या सर ये एनसीईआरटी के अंदर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया है। आपके अगर एनसीईआरटी का बुक अगर आपके सामने होगा तो आप जाएं पेज नंबर 68 पे। क्लियर है? देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। एक चीज मैं आपको बता दूं, इनटेक्स्ट का क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट के अंदर पहला ही क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट वन कि सर हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन वी ड्रॉ फॉर पेंटेन। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जब आइसोमर्स पढ़ा रहा था तो सारे चीज मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी यहां पे एक बार हम लोग इस चीज को रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन को पूछा जाता है आइसोमर्स में। आइसोमर्स के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि सर इन लोगों के क्या होंगे कि सर जो फॉर्मूला है, जनरली जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे आइसोमर्स में। क्लियर? हम जो है फॉर्मूला, जैसे एक पेंटेन है, आप अगर पेंटेन अगर आपको लिखना है तो आप समझ लीजिए कि सर यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट वन अगर आपको, तो पेंटेन का मतलब आपको कितने टोटल जो है 5 कार्बन हो गए। क्लियर? अब ये 5 कार्बन क्या होंगे, फर्दर जो है ऐसे हाइड्रोजन से ऐड होंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां। क्लियर? इसको क्या लिखते हैं, अब जैसे आपको पेंटेन है तो पेंटेन का मतलब हो गया कि सर C5 और H कितना हो जाएगा, वो होगा 12। कितना होगा देख सकते हैं, C5H12। चूंकि ये क्या है, अल्केन ग्रुप के हैं, आपको पता है कि ये क्या होंगे, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होगा।
तो ठीक है, ये हमारे सामने है। अब इसको हम कंडेंस्ड करें, कंडेंस्ड फॉर्मूले में अगर हम इसको बात करें तो वो क्या होगा, आप देख सकते हैं इस C के ऊपर देखिए, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3। इसके ऊपर कितना है, 2 है, तो CH2, इसके ऊपर CH2, CH2 एंड CH3। अब ये देखिए ये कितना और स्टैंडर्ड हो गया थोड़ा, तो इसको बोलेंगे हम एन पेंटेन। क्या बोलेंगे इनको, एन पेंटेन बोलेंगे। क्लियर है। तो अब क्या होगा सर, इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रांच में जो है कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो इसके ब्रांच का फॉर्मेशन, क्या हम इस स्ट्रक्चर को किसी और टाइप का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में लिखा जा सकता है क्या, तो इसी में हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम सर जो है इसको हम अगर डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स में बनाना हो, तो ये तो आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर्स को एक बार हम यहां पे क्लियरली अब ड्रॉ करते हैं, दूसरा वाला, ठीक है। तो अब हम यहां से हमें कुछ हटाना पड़ेगा, ये होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि सर यहां पे पाइप, चलिए अब थोड़ा सा जगह यहां ज्यादा नहीं है, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या हो सकता है कि सर ये जो CH3 है, या मान लीजिए हम CH2 है, CH2 है, CH3 है, यहां पे इतने सारे कार्बन हैं, हम क्या कर सकते हैं कि एक और अल्काइल जो ग्रुप है, एक और जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कर सकते हैं सर, ब्रांच बना देते हैं, कहीं और रख देते हैं इसको, या तो इसके ऊपर एक कर देते हैं या इसके ऊपर। तो अगर आपको पता है कि सर अगर हम CH3 चाहे यहां रख दें या यहां रखें, तो इसका नेमिंग क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि कार्बन की काउंटिंग किधर से होगी, जिधर से इसको लोएस्ट नंबर मिले। तो लोएस्ट नंबर किधर से है, 1 2 3 4, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। और अगर इसको यहां रखते तो फिर भी हमारा नाम क्या होगा, 2 ही मिथाइल होगा। ये तो आपने स्टडी कर रखा है ऑलरेडी। तो ये 2 मिथाइल की वजह से चाहे आप यहां रखें और चाहे आप यहां रखें, क्लियर है। तो अब एक और चीज का ख्याल रखेंगे कि सर ये जो होगा, यहां से जो कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां हट जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहां हट जाएगा एक, तभी तो जाकर CH3 आएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको 2, देख लीजिए ये क्या होगा, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर। अब जिसको दूसरा नाम अगर इसको हम बात करें तो ये होगा आइसोपेंटेन, ये बात भी आप याद रखिएगा। क्लियर है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सर ये जो है इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक और जो है इसका स्ट्रक्चर को, तो वो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहां। चलिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सर ये क्या हो जाएगा, CH3C। यहां पे इस स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए क्लियर। अब यहां पे भी कितने हैं, अभी भी वही कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर आप काउंट करिए, सेम ही है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि सर अगर ऐसा हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, देखिए कार्बन की अगर हम काउंटिंग करें यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सर 1 2 3, ठीक है। यहां पे कौन, इधर से भी काउंट करेंगे तो इधर से लोएस्ट नंबर 2 पे ही आ रहा है, तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा आपको, ये देख लीजिए यहां क्या होगा, ये देखिए ये जो मिथाइल है ये 2 बार है, ये 2 पे भी मिथाइल है और 2 पे भी मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। कार्बन की काउंटिंग की है तो 1 2 3 हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन। क्लियर। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन का दूसरा नाम क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, वो बोलेंगे हम नियोपेंटेन। क्लियर। मैं यहां पे लिख देता हूं इसका नाम, ये हो जाएगा क्लियर। तो होप तो कि आपको बात समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आता है ये क्वेश्चन, और यहां से इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। और यहां से भी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन था। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये क्वेश्चन आता है होमोलोगस सीरीज का, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बार बार 2 मार्क्स के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सर ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कहीं, तो बिल्कुल है। आप एनसीईआरटी के अंदर भी अगर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन को रखा गया है।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 78। मैं आपको बता दूं कि सर ये होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि होमोलोगस सीरीज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना होता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज सर है क्या, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको समझा दूं कि सर होमोलोगस का मतलब ही समझ में आ गया, इससे कुछ सिमिलर चलेगा कि सर जिसके जनरल फॉर्मूला सेम होंगे, सेम जनरल फॉर्मूले की चीजें यहां चलेंगी। क्लियर। देखिए यहां लिखा भी है कि सर अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव नंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप का। ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या होंगे, एक सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा और जो कि एक सिमिलर जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगा। जैसे अगर हमने बात कर दिया यहां अल्केन का, किसका, अगर हम मान लीजिए एग्जांपल लिया अल्केन यानी कि CnH2n+2। क्लियर। अगर हम बात करें यहां अल्कीन का तो ये क्या होगा, CnH2n। क्लियर। अगर हम बात करें अल्काइन का तो ये देख सकते हैं आप, ये होगा आपका CnH2n-2। क्लियर। तो ये अगर हम देखिए यहां अल्केन में क्या हो सकता है कि सर अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो सर मिथेन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इथेन, तो ये क्या हो जाएगा, डबल से 2 ज्यादा। उसके बाद प्रोपेन। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जांपल्स आपके चलेंगे। अगर ब्यूटेन की बात करें तो सर C4 और H होगा 10। पेंटेन की बात करें तो H12। क्लियर है। वैसे ही अगर यहां भी बात करें तो यहां पे देखिए ये सीधे डबल हो जाएगा कार्बन। एक कार्बन जो होगा, मान लीजिए कि सर यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से डबल होगा, डबल हो गया। C2 होगा तो H4 हो गया, C3 है तो H6 हो गया। क्लियर। C4 है तो H8 हो गया। अब देखिए H10 यहां से बात करें तो ये सिंपल जो है अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा C2 से, तो H कितना होगा, डबल करके 2 माइनस कर लीजिए। ठीक है, अगर बात करेंगे C3 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 2, दिस इज 4। क्लियर। अगर हम बात करें इसके बाद ये हो गया इथाइन, ओके, प्रोपाइन। अब हम ब्यूटाइन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 6। तो ये क्या होगा, आपको पता है कि सर ये एक सिमिलर जनरल फॉर्मूले में ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ये वो सीरीज होंगे, अगर आपने अल्केन ग्रुप्स का ले लिया या कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप को ले लिया सिमिलर, तो आपको क्या करना है कि सर ये सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि लगातार होना चाहिए नंबर। C1 है तो 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 लगातार होना चाहिए, सक्सेसिव नंबर। वैसे ही यहाँ 2 है तो 3 है, और इसके अंदर ये वो सीरीज बनेगा जिसके अंदर अगर सिर्फ अल्केन के ग्रुप्स होंगे तो सिर्फ यही होंगे, उसमें आप कोई एक पार्ट इसमें बीच में नहीं ला सकते हैं, या अल्काइन का पार्ट को नहीं ला सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, ये आपको समझ में आ गया कि सर अगर ये सिमिलर जनरल प्रॉपर्टीज को अगर ये फॉलो करेंगे तो इन दोनों के किसी के भी बीच में जो है अगर डिफरेंस करें तो आपको CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। बस वो यही कहा गया है कि इसके अंदर अगर ऐसे सीरीज आपने लिख दिया है, सीक्वेंस आपने लिख रखा है, तो किसी के अंदर भी अगर आप देख सकते हैं यहां कि सर यहां इसके बीच में देखिए डिफरेंस कितना है, तो सर C3 - C2 कितना हुआ, C, और ये 8 - 6 ये हो जाएगा आपको 2। तो देखिए कितना डिफर हुआ, CH2 से डिफर हुआ। कोई रैंडम यहां पे देख लीजिए आप, तो ये भी कितना हो गया, ये C3 - 2 दिस इज C, 6 - 4 दिस इज CH2। तो कोई सा भी ये ऐसे ही चलेगा। इसके अंदर भी देख सकते हैं CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, इसके अंदर भी कितना होगा, CH2 का ही डिफरेंस हो रहा है सर। इसके अंदर भी अगर देखिएगा तो CH2 का ही डिफरेंस है। यही चीज यहां कहा गया है, सेम टू सेम वही बात यहां पे कहा गया है कि सर होमोलोगस सीरीज ये वो एक सीरीज होंगे, सीरीज है, एक सिंगल कंपाउंड के बारे में बात नहीं हो रही है, एक सीरीज बनेगा और उस सीरीज के अंदर खास बात ये होगी कि सर उसमें सिमिलर एक ही तरह का जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। अल्केन का सीरीज है तो अल्केन के ही सारे जो मेंबर्स होने चाहिए उसमें, ये नहीं कि एक बीच में अल्कीन ला दिए एक अल्काइन नहीं,
फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब हो गया ये वो सीरीज होगा द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव मेंबर इज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप। बस यही वो मेन चीज था। अगर हम बात करें यहाँ कि सर क्या इसके बीच में ये अगर CH2 ग्रुप का डिफर है, अगर आप मास नंबर कैलकुलेट करें तो CH2 का कितना हो जाएगा, कार्बन का होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 2, तो ये कितना हो गया 14U से 14U से क्या होंगे, ये डिफर होंगे। इसका मतलब है कि ये भी बात आपको समझ में आ गया। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सब बातें ये लिखी जाती हैं। जैसे अब आपको समझ में आ गया एग्जांपल से कि सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ठीक है सर कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ कॉमन जनरल फार्मूला। जैसे अल्केन का ले रखे हैं तो पूरे का पूरा जनरल फार्मूला CnH2n+2 से चलेगा। ये 1 पॉइंट हो गया। क्लियर है, रटना नहीं है, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये बात बताया भी था कि एक सिमिलर जनरल फार्मूले से ही ये सब चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें यहां दूसरा पॉइंट, तो ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफर फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर नेबरिंग मेंबर्स इज CH2 ग्रुप। ये भी बात अभी हमने आपको समझा दिया एग्जांपल से कि सर हायर टू लोअर, हायर से लोअर की तरफ जब डिफर करेंगे तो CH2 से होगा, CH2 से होगा। क्लियर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, तो मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज आर डिफर बाय 14 मास यूनिट। ये भी अभी आपको मैंने बता रखा था। क्लियर है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि अच्छा सर ये 14 यूनिट मास से क्या होगा, डिफर होगा। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये अभी भी हमने बात किया था उसके डेफिनेशंस के अंदर। इसमें सब में क्या होंगे, एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। जैसे सिर्फ अल्केन है तो वो सिर्फ अल्केन की ही प्रॉपर्टी चलेंगी, इस वजह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स नोन एज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये भी बात सही है क्योंकि एक सीरीज के होंगे तो उनका जो जनरल मेथड होगा प्रिपरेशन का वो एक जैसा होगा, चाहे वो अगर वो मेंबर्स अल्केन के हों या वो मेंबर्स अल्कीन के हों, अल्काइन के हों, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो मिथिनॉल हो, इथिनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो लगातार होना चाहिए ये एग्जांपल्स। ये नहीं कि एग्जांपल्स के अंदर मिथिनॉल लिख दिए, इथिनॉल को छोड़कर आप प्रोपेनॉल पे चले गए, प्रोपेनॉल के बाद आपने ब्यूटेन स्किप करके आप पेंटेनॉल पे चले गए, तो वो सीरीज को नहीं माना जाएगा होमोलोगस सीरीज। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एक C1 है तो C2, C3, C4 को ऐसे फॉलो करना होगा। क्लियर है। होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ कि सर ये एक वो क्वेश्चन है कि जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप क्लियर होना चाहिए कि सर अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लियर है तो ये स्ट्रक्चर आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है, एनसीईआरटी भी क्वेश्चन पूछता है, प्लस ये बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। जिसने फंक्शनल ग्रुप को स्टडी कर रखा है तो उनको ये बात समझ में आ गया है इजी वे में कि सर यहाँ पे जैसे अगर आपको समझ में आ गया सर इथिनोइक एसिड, अभी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसको स्टडी किया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि सर अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के अंदर इथिनोइक एसिड का जब आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो सर ओइक एसिड का मतलब ही है जैसे इथिनोइक है, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर बार यहां से क्वेश्चन इथिनोइक एसिड तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ओइक एसिड का मतलब क्या हो गया कि सर इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इथिनोइक है, इथेन का मतलब इसके अंदर 2 कार्बन है तो सर 2 कार्बन ले लो, एक कार्बन के ऊपर इसका क्या करिए आप फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दीजिए। क्लियर, और एक को जो है आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। कितना आसानी से आप लिख पा रहे हैं इसको, हो गया ये। ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है जैसे ब्रोमोपेंटेन। ठीक है सर, ब्रोमोपेंटेन का मतलब ये सब हाइड्रोजन ग्रुप है जो कि कोई पेंटेन पे एक जगह लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करिए आप 5 कार्बन ऐसे कर दीजिए, पेंटेन है तो। ठीक है, अब आपके पास कहीं ये 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो पेंटेन नहीं दे रखा है तो आप फ्री है, यहां ब्रोमीन को कहीं भी लगा सकते हैं। एक जगह आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 कहीं पे भी आप ब्रोमीन लगा दीजिए, आप अपने यहां पे लगा दीजिए ब्रोमीन को, तो होगा क्या कि यहां से तो हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहां 3, यहां पे हो जाएगा 2, इस कार्बन पे हो जाएगा 2। क्लियर, यहां पे देखिए यहां पे सिर्फ इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए और इसके ऊपर आपको 3 हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर,
अगर ये आइसोमर्स के बारे में भी पूछता तो एक बार यहां ब्रोमीन लगाते, तो 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, बस, क्योंकि यहां से फिर उसके बाद काउंटिंग इधर से स्टार्ट हो जाती है, तो 1 2 3 होता। इसका मतलब है सिर्फ इसके 3 ही पॉसिबल आइसोमर्स है। क्लियर? होप कि आपको ये बात समझ में आता जा रहा होगा। ठीक है, अभी आप देखिए नेक्स्ट क्या है, ये वो है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन है, तो ब्यूटेनॉन को भी लिखना आसान है। ब्यूटेनॉन के लिए क्या होगा, आपको पता है ON ही लगा है। यस सर, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे आपको समझ में आ गया कि सर इसको बीच में कहीं भी आप पुट कर दीजिए। अब यहां आपको दिख रहा है सर ब्यूट है, ठीक है ना, यानी कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आपने 4 कार्बन ले लिया। आप क्या करें, यहां कभी भी फर्स्ट और लास्ट पे कहीं पे भी आप इसको नहीं पुट करेंगे, बीच में कहीं रख दीजिए, फ्री है आप, या तो यहां रख दीजिए आप, या यहां पे भी रख सकते हैं। हो गया। तो अब बाकी को क्या करेंगे, कार्बन आपको कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन से, तो यहां पे आपको 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर? इसके बारे में देखिए, तो यहाँ पे 2 1 3 और 1 4, इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसको चाहिए भाई को कि 2 बॉन्ड है, इधर से 2 हाइड्रोजन और चाहिए इसको। कितना आसानी से आप लिख पा रहे, बस ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को रिवीजन के लिए हमने इस पोर्शन को ले रखा है क्वेश्चन में। क्लियर? अगर हम बात करें यहां तो देख सकते हैं आप, इसके बाद है हेक्सेनल। हेक्सेनल, हेक्सेनल का मतलब है अल्डिहाइड है। लास्ट में क्या लगा हुआ है, हेक्सेनल है, इसका मतलब सर ये अल्डिहाइड का है। ओके, तो ये देखिए हेक्सेनल है, ठीक है। अब देखिए हेक्सेनल का मतलब क्या हो गया कि सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड H। बस ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको याद होना चाहिए कि सर ये लगा रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ हेक्सेनल है, तो देखिए 6 हो गया। कहीं पे भी आप फंक्शनल ग्रुप को आप पुट कर दीजिए इधर, ठीक है ना। तो वो ऐसे भी आप देखिए सबसे फर्स्ट वाले पे रखे चाहे लास्ट में, चलिए इधर ही रख देते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रख देते हैं सर, और 1 हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो ये कार्बन का काम ही कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए 2 1 3 1 4 कंप्लीट है ये। अब बाकी कार्बन पे क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन से इसको कंप्लीट करते चले जाइए। बाकी कार्बन को क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन से कंप्लीट करते चले जाएंगे। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं आपको इसको रेफरेंस भी अगर चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे रखा है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। पेज नंबर आप जाएंगे तो आप 69 के ऊपर आप देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन दिए, एनसीईआरटी ने भी इसको मेंशन कर रखा है, और ये बिल्कुल टॉपिक है। तो कार्बन्स कंपाउंड का टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर? और ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहां से अगर एक और जैसे दे रखा है ब्रोमोइथेन, आसानी से आप लिख सकते हैं ब्रोमोइथेन, और है आपका मिथेनल और हेक्साइन, ठीक है। तो देखिए इसको ब्रोमोइथेन अगर आपको लिखना होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो देखिए 2 कार्बन है, ठीक है, इसका मतलब 2 कार्बन हो गया। और आपको क्या देखा है, एक कहीं भी आपको ब्रोमीन यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, यहां से आप कंप्लीट कर लीजिए हाइड्रोजन से, हो गया। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ मिथेनल का, तो सर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ देखिए अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड H। तो ये क्या हो गया सर, यहाँ देखिए 2 और 1 3 हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए, ये हो गया हमारा मिथेनल। मिथेनल, बोलिए। क्लियर? होप कि आपको बात समझ में आ गया। हेक्साइन दिया हुआ है, तो हेक्साइन के अंदर आपको पता है कि सर ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि वाई नहीं लगा हुआ है। स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये अल्काइन ग्रुप का जो है एक मेंबर है हेक्साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे कि सर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, क्लियर, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। अब क्या होंगे यहाँ पे सर, आपको कहीं पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, अब फ्री है, कहीं पे भी यहाँ पे एक जगह ही ट्रिपल बॉन्ड आप पुट कर दीजिए। अब आप चाहे यहाँ लगा दीजिए बीच में, हो गया। बाकी क्या होंगे, आपको हाइड्रोजन से इसको कंप्लीट कर देना है, और कुछ करना ही नहीं है। इस कार्बन को तो चाहिए भाई 3, इसको भी चाहिए। इस कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड्स इधर से, एक इधर से, इसको कुछ नहीं चाहिए। ये कार्बन की बात करें 3 इधर से, एक इधर से, बस 4 हो गया। इसको चाहिए 2 और इसको चाहिए 3,
तो मतलब समझ में आ गया कि सर यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड रखने के बाद पता चल गया कि कहीं पे भी रख सकते हैं, बस वहां हाइड्रोजन को ध्यान से देख लेना, बस हो गया। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी जो है आपका एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन पूछता है और जो है या मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस बुक सामने होगा तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो यहां पे एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका जो है ये कन्वर्जन का क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारा जो है कन्वर्जन का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है और एनसीईआरटी भी इस क्वेश्चन को लिखा है। तो बहुत बार क्या है कि सर ये इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड या इथेनॉल टू इथीन या वेजिटेबल ऑयल्स टू वनस्पति घी, ये सारे कन्वर्जन करने हैं, ये कई क्वेश्चंस है क्या एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी भी कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी पूछता है इसको। ये भी आपको एनसीईआरटी नहीं दिया है, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के अंदर एक जगह इस क्वेश्चन को रखा है, कन्वर्जन के क्वेश्चन को रखा है। एनसीईआरटी का अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक के अंदर जा सकते हैं, पेज क्वेश्चन 1 ही है, चलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिख दूं। इन टेक्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 71 देख सकते हैं आप। अपना एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, आपको पता चल जाएगा कि सर ये पेज नंबर 71 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है कन्वर्जन का। ठीक है, तो हम बात करते हैं कन्वर्जन पे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करें कि सर यहां पे आपको कन्वर्ट करना है और प्रोसेस का नेम द प्रोसेस एंड राइट द रिएक्शन, आपको सारी चीजें यहां लिखनी है। क्लियर? ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सर फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या है सर? इथेनॉल का, इथेनॉल टू इथीन, कोई बात नहीं सर, लिखते हैं इसको, देखते हैं क्या है मामला। ठीक, अब देखिए ये आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो है इथेनॉल के अंदर भी आपने ये स्टडी किया है, इस कन्वर्जन को याद करिए। और वो कन्वर्जन था हमारा डिहाइड्रेशन। क्या था? डिहाइड्रेशन, यानी कि रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप देखिए, ये आपको याद होगा कि सर जब हम डिहाइड्रेशन कर रहे थे अल्कोहल का तो वहां पे जो था वो भी क्या था, यहाँ हीट करना है 170 डिग्री सेल्सियस पे, आपको क्या करना है, इसको हीट करते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था कि सर जब डिहाइड्रेशन आप करेंगे, डिहाइड्रेशन का मतलब ही हो गया कि जैसे बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बॉडी से सारा पानी बाहर निकल जाना। सेम हाल यहां होगा, यहां से क्या होंगे, और वो भी किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगा। तो जाहिर सी बात है, ये ऐसे भी पता है कि अगर कहीं बॉडी अगर स्किन पे भी गिर जाए तो क्या होगा, ये पूरे स्किन से मॉइस्चर को खींच लेगा, इतना खतरनाक चीज है। क्लियर? वो भी इसको यहाँ पे देख रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करना है आपको, इसको मतलब इसको हीट भी देना है। तो इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड इनटू इथीन, ये बात आप याद रखिएगा, मैं आपको बार बार इस बात को पढ़ा चुका हूं, पूरे आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। अब आप देखिए इथेनॉल है तो हम क्या करेंगे, C2, अब देखिए स्ट्रक्चर वाइज मैं लिख देता हूं, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए इथेनॉल है तो यानी कि दो कहीं पे भी आप OH लगा दीजिए। क्लियर? अब देख सकते हैं आप, यहां पे आपने लगा दिया तो यहां हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर? देखते जाइए आप लोग, यहां पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बात समझ लीजिए, कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 क्या करना है आपको, 170 डिग्री सेल्सियस पे आपको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे इसको तो ये देखिए क्या होगा, ये H और OH क्या ये दोनों मिलके, H और OH ये दोनों मिलके क्या बना देगा, इधर H2O का फॉर्मेशन कर देगा। ये रिएक्शन रटना नहीं, आपको आसानी से याद हो जाएगा ये। क्लियर? अब देखिए ये क्या होगा, H और OH क्या हो जाएगा, उधर H2O का फॉर्मेशन करेगा। और जब ये H और OH यहाँ रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा ना, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा एक सिंगल, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्या आ जाएगा, तो इसीलिए सर ये जब डबल बॉन्ड जैसे ही बनाएगा तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। तब ये क्या करेगा कि सर ये इथीन बना देगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, इधर भी एक और यहाँ पे भी एक। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आता है और ये पूछा भी जाएगा, एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन में दे रखा है। और ये आपका एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल भी हो गया, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है।
होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रिएक्शंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आता है कन्वर्जन का क्वेश्चन। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट वन है सर इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। कोई बात नहीं, अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में आपने स्टडी कर रखा था ऑक्सीडेशन का। किसका? ऑक्सीडेशन वाले का। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि सर जैसे ही एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हम करेंगे इथेनॉल के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए इथेनॉल के अंदर क्या होगा? सिर्फ एक ऑक्सीजन होगा। इसके अंदर कितने होंगे? 2 ऑक्सीजन होते हैं, COOH होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी यही पूछता है। एनसीईआरटी मैंने अभी आपको बताया हूं ना, रेफरेंस दिया हूं, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 71 पे ये दे रखा है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड अगर करना है तो देखिए इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं यहां हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को हमने डिहाइड्रेशन जैसे हमने क्लियर लिख दिया है, तो हम क्यों नहीं यहां पे भी लिख देते हैं भाई। ये क्या था? ऑक्सीडेशन का टॉपिक है। किसका टॉपिक है ये? ऑक्सीडेशन का है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के अंदर आपने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन का भी। ऑक्सीडेशन में सिंपली क्या होगा कि सर इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड। बस ये पॉइंट याद रखिए, आपको एंट्रेंस में भी ये काम आ जाएगा। अब क्या करना है सर कि इथेनॉल के अंदर यानी कि C2H5OH क्या करना है आपको? ऑक्सीजन को ऐड करना है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करना है सर? तो ये भी आपको बता दिए थे कि सर ये क्या हो जाएगा? एसिडिफाइड A2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन KMnO4, ये पिंक कलर का होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट, इसके प्रेजेंस में क्या करना है देख लीजिए आप। आपको ये जैसे ही ऑक्सीजन जब ऐड होंगे ये क्या हो जाएगा भाई? यहां देख लीजिए, ऑक्सीडेशन में हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा था कि सर इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल में क्या करना है? द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी कार्बन कंपाउंड्स यानी या इथेनॉल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और क्या होगा कि सर ये इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना देगा? इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इथेनोइक एसिड का मतलब क्या हो गया कि सर CH3COOH का फॉर्मेशन कर देगा। ये इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझ में आ गया कि सर ये सेकेंड वाला हमारा कन्वर्जन था। ठीक है, थर्ड कन्वर्जन के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो वो कन्वर्जन हमारा दे रखा है कि सर यहाँ वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी में आपको कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो आपको ये बात पता था कि सर एक हमारे पास रिएक्शन है, वो है एडिशन रिएक्शन। क्या है? जिसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि सर ये भी आपको पता था कि सर ये हमारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और ये हमारा एनसीईआरटी ने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 78 पे। क्लियर? ये सब क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा भी जाता है और एनसीईआरटी ने दिया भी है, सेपरेटली भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्यों नहीं हम इसको भी समझ लेते हैं यहां। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में सिंपली आपको मैंने बताया था, एडिशन रिएक्शन नाम ही एडिशन रिएक्शन है, मतलब कि सर द एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर सिंपली एडेड टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बस क्या करना है सर आपको? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपको एक एटम यानी कि जैसे आपको हाइड्रोजन ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन ऐड कर देना है आपको, और ये क्या करेगा? ये तुरंत जो है सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, कि जैसे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे आपने क्या किया कि मान लीजिए कि सर हमने यहां डबल बॉन्ड ले लिया। क्लियर? ये देखिए यहां से हाइड्रोजन है। ठीक है ना, समझ में आ गया ये। अब देखिए आपने क्या ले लिया? इथेन। आपने क्या किया? यहां से जैसे ही आपने हाइड्रोजन ऐड किया, किसके प्रेजेंस में? तो सर एज अ निकेल एज अ कैटलिस्ट, या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, या प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। आपने क्या किया है? यहाँ हीट किए हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा कि सर ये जो इथेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। किसमें?
क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 क्लियर। ये क्या हो जाएगा आपको, अब ये वही चीज है जो यहां पे लिखा गया है कि सर, ये आप क्लियरली यहां पे लिख सकते हैं कि सर ये जो है ये वेजिटेबल्स ऑयल है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा वनस्पति घी। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया कि सर ये एडिशन रिएक्शंस में हमारा यूज है। हमने दो तरह का पढ़ा था एडिशन रिएक्शंस के अंदर, एक हाइड्रोजनेशन और एक था हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन या क्लोरीनेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या था, सिंपली अगर क्लोरीन से, अगर यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप से, तो उसको बोलेंगे हैलोजेनेशन, और स्पेशली क्लोरीन से कराएंगे तो उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि सर ये जो हाइड्रोजनेशन वाला जो है हमारा टॉपिक था कि यहां से हम क्या कर सकते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं सर, इसको जो है एज ए निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में क्या हो सकता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में। तो ये जो अनसैचुरेटेड है, दिस इज अनसैचुरेटेड, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बार बार, ये कन्वर्जेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप याद रखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अब आप देखिए कि यहाँ सर स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब ये क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड के अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना। अब ये पूछेगा सर ये कहीं रिएक्शन है, बिल्कुल है भाई, एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है ये। अभी भी आपको मैंने अभी जस्ट ही इसको पढ़ाया था, किसके अंदर, डिहाइड्रेशन के अंदर। अभी ही जस्ट हमने पढ़ा था इसको कि सर डिहाइड्रेशन के अंदर भी अभी आपने देखा था ये डिहाइड्रेशन में। क्लियर है, आप देख सकते हैं डिहाइड्रेशन का जो रिएक्शन था ये वही रिएक्शन को उठाकर उसने वहां रख दिया है। क्लियर। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए डिहाइड्रेशन था, हमने बता दिया इथेनॉल को डिहाइड्रेशन करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बना देगा, इथीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है ना। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। सर ये रिएक्शन है, इथेनॉल को क्या किया गया, डिहाइड्रेट किया गया है, डिहाइड्रेट, इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वाला ये टॉपिक है। क्लियर। तो दिया है आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये हमें पता है कि सर अब जैसे पहला ही टॉपिक था कि सर इथेनॉल को क्या करना है, C2H5OH, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है ना। ये क्या किया गया है, इसको जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसको 170 डिग्री या 443 केल्विन 443 केल्विन पे क्या कर सकते हैं, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिहाइड्रेटेड होके क्या बना देगा, इथीन बना देगा। इथीन डबल बॉन्ड देख सकते हैं आप लोग, H H H H प्लस H2O। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये और ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ये ब्रेक होके ये दोनों तो H2O का फॉर्मेशन कर देंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आकर डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये वही दिया है। तो ये बात समझ में आ गया कि सर डिहाइड्रेशन वाला हमारा टॉपिक है। पूछा है कि सर ए और बी का नाम बताओ, तो भाई ए और बी क्या है, ये है आपका इथेनॉल ए। क्लियर। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा इथीन, जिसको हम क्या, ये बी है हमारा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो है हमारा ए और बी का, यहां से आपको समझ में आ गया कि सर ये हमारे रिएक्शंस में कंप्लीट हो गए। अब पूछ रहा है, ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कंपाउंड बी। अगर हम इसको कंपाउंड बी जो है इथीन का अगर हम रिएक्शन करें कुछ क्लोरीन गैस के साथ तो वो क्या होगा। कोई बात नहीं है, अभी हमने आपको बताया था कि सर एडिशन रिएक्शंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड कर दो तो यह हाइड्रोजनेशन हो गया। क्लोरीन को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम हैलोजेनेशन या क्लोरीनेशन। ये वही वाला टॉपिक ये पूछा है इसने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको देख लीजिए आप। तो ये क्या था, इथीन के अंदर, यानी कि सर जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो पोर्शन है, ये जो है हमारा क्वेश्चन, मान लीजिए इथीन का। क्लियर, आप स्ट्रक्चर्स नहीं बनाकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम बचाइए। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना। ये क्या करेगा सर, हमारा फर्दर क्लोरीन गैस के साथ आप रिएक्शन करवाइए। ठीक है, तो अब जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको रिएक्शन को हम पहले नाम दे दें, इसको बोलेंगे हैलोजेनेशन।
या क्लोरीनेशन, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। एडिशन भी क्वेश्चन पूछता है, हैलोजनेशन पे भी क्वेश्चन पूछता है। हैलोजन का मतलब ही समझ में आ गया, सॉल्ट प्रोड्यूसर। सॉल्ट प्रोड्यूसर यानी कि ये कौन कौन से ग्रुप होंगे, चाहे वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लोगों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कराने को क्या बोलेंगे, हैलोजनेशन बोलेंगे। और स्पेशली क्लोरीन के साथ रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, क्लोरीनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से सेम रिएक्शन था, किसके प्रेजेंस में आपको करना है, तो ये समझ में आ गया कि सर ये आपको एज ए निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में क्या करना, आपको हिट कर देना है। तो आपको क्या दे देगा, ये बात समझ लीजिएगा कि सर अब ये जो है सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट होना है, सैचुरेटेड के अंदर। तो सैचुरेटेड में क्या होगा कि यहां देखिए सैचुरेटेड तो बनाएगा, लेकिन ये क्या करेगा साथ साथ में कि भाई ये देखो, ये एक क्लोरीन तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। मान लो कि आपने यहाँ हाइड्रोजन दे दिया, ये क्लोरीन एक यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, ये कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन से, ये भी कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन से। क्लियर। तो अब इसका नेम देखें, इसका नेमिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इसका नेम। तो नेम क्या हो जाएगा, देखो 1 पे भी है क्लोरीन, 2 पे भी क्लोरीन है, तो ये क्या बोल सकते हैं आप, 1,2,1,2 डाइक्लोरो और 2 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेन। बोलिए ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स उनको लगता है कि सर आपने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को फटाफट यहाँ पे आपने, जैसे डबल बॉन्ड था, नाम में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कर दो, तो इथेन था तो इथेन बना दिया, लेकिन क्लोरीन के साथ नाम अलग हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्लोरीन के साथ जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो अब इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो और इथेन। क्लियर है। और ये तो हो जाएगा हमारा +2। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आप आते हैं अपने ये वाले टॉपिक पे। देखिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, ये बात समझ में आ गई। तीसरे पे देखते हैं, कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन बी इज ट्रीटेड विद अ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। अब देखिए कि सर ये क्या कह रहा है कि जब इस बी को यानी कि इथीन को आपको क्या करना है, इथीन को आपको रिएक्शन करना है किसके साथ, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा, यह बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक को, और ये भी बात समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और ये कंबाइंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बात याद रखिएगा इसको। तो होगा क्या, ये देखिए इधर कि सर जो इथीन था, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये बात समझ लीजिए। इस बी का जो रिएक्शन कराना है किसके साथ, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, H2O हो गया, इसके अंदर H2O है, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन है किसका, ये होगा आपका KMnO4, ठीक है ना, ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होगा, ये पिंक कलर का होगा। किस कलर का होगा, ये हो जाएगा आपका, ये बेसिकली क्या होता है, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर। ये जैसे ही इथेन के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे, यहां पे देखिए क्या लिखा है कि व्हाट हैपेंस विद बी ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट, जैसे ही इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे इसको, तो ये डीकलराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डीकलराइज्ड हो जाएगा। डीकलराइज्ड होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, अब आप ध्यान से इधर देख लीजिए, ये क्या करेगा सर, ये CH2OH ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करेगा, ये CH2OH का फॉर्मेशन कर देगा। इसको बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये बात आप याद रखिएगा। और ये क्या करेगा, इसको डीकलराइज्ड कर देगा, डीकलराइज्ड, इसका कलरलेस कर देगा, इसका कलर ही खत्म कर देगा इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, जो बेसिक जो कलर है ये हो जाएगा डीकलराइज्ड कर देगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, एकदम बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। ये रिएक्शन को आप इजिली आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अलग से नहीं है, हर टॉपिक से एनसीईआरटी ने दे रखा है, बिल्कुल दिया है। तो आपको इस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि सर हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार ये पूछा भी जाता है, हर बार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज के अंदर अपना क्वेश्चन रखा है, इसको एक्सरसाइज में। ठीक है ना, बुक सामने होगा तो आप देख सकते हैं। क्लियर। तो अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक आपने देख लिया कि सर यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ये दोनों लिखने हैं, प्लस सर केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखना है इन दोनों के, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का। बहुत ही अगर देखा जाए तो लेंथी क्वेश्चन है, तो इतने सारे टॉपिक्स नहीं आएंगे, इतना सब ये नहीं आएगा। आपको क्या करना था बेसिकली, ये कह रहा है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो, किसका, इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का। क्लियर। और कह रहा है कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताओ, इथेनॉल। तो ये इस तरह से बहुत ही लेंथी टॉपिक हो जाएगा। और यहां से याद रखिए कि यहां पे क्वेश्चंस आना ही आना है। क्वेश्चन आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज से, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। यहां कोई भी एक आ सकता है, चाहे वो इथेनॉल हो सकता है, चाहे वो इथेनोइक एसिड हो सकता है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन वही यहां पे दे रखा है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सर इथेनॉल के अंदर मैंने ये ऑलरेडी इसको कंप्लीट वीडियोस के में आप देख सकते हैं जाके कि सर हमने एक एक चीज को वहां स्टडी करा रखा है, एक एक पॉइंट वाइज हमने लिख रखा है। फिर भी हम यहां रिवीजन कर देते हैं एक बार कि सर जैसे इथेनॉल था, क्या है, इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड, इट हैज अ प्लेजेंट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। ये सब बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो सर इथेनॉल का अगर बात करें इसकी कि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो सर इसका मेल्टिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेल्सियस है। मतलब देखिए आप 78.1 डिग्री सेल्सियस है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -118 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए इतना टेम्परेचर को चाहिए फ्रीज होने के लिए, तो जल्दी से आसानी से तो फ्रीज होगा नहीं। लेकिन जब यहां इथेनॉल में, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि सर ये जो इथेनॉल है जिसके अंदर आप अल्कोहलिक बिवरेजेस के अंदर जब यूज करते हैं, जब बियर है, रम है, विस्की है और जो है वोडका है, इन सारी चीजों का प्रिपरेशन में क्या करते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक डिस्टिल्ड होते हैं, ठीक है ना, जो डिस्टिल्ड वाले होते हैं जैसे रम है, वोडका, इसलिए वो क्यों कॉस्टली है, क्योंकि वो बाद में उसको डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या हो गया कि सर इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78.1, और वाटर जो इसके साथ मिक्स होता है, और जो सिंपली जो बियर वगैरह है वो फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। ठीक है ना, ये सब फर्मेंटेशन से ही बना दिया जाता है, लेकिन ये डिस्टिलेशन से बनाते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होगा कि भाई इसके साथ वाटर का जो परसेंटेज अवेलेबल है वो क्या करेंगे, जब आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा कि सर वाटर को इवेपोरेशन के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन इथेनॉल को 78.1। तो ये क्या करेगा, इसी टेम्परेचर पे क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा जल्दी, और इवेपोरेट होकर पाइप के थ्रू जाकर फिर क्या होगा, वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो जो इवेपोरेशन था वो वापस से लिक्विड में बन जाएगा। ऐसे बनाया जाता है वोडका, रम। समझ में आया। खैर इसके बारे में हम अलग से डिटेल बात करेंगे, लेकिन जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है उसमें ये बड़ा फैक्टर है कि सर इससे आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इथेनॉल को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि 78.1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, और ये क्या होगा, अलग अलग जल्दी से पाइप के थ्रू ले जाकर उसको कंडेंसेशन से वापस से इसको प्योर इथेनॉल जमा कर लिया जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर जब अलग होगा तो उसको अलग से जो है आपको जाकर कंडेंसेशन करके उसको प्योर वाटर में जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो खैर ये बात आपको समझ में आए, हमने सारी चीजें लिख रखा है, ठीक है ना। इसका डेंसिटी भी आप वहां से देख सकते हैं। जो मेन हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज को एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वाले पोर्शंस पे आप आ जाइए, तो मैं आपको बता दूं कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार मैं आपको जितना जल्दी हो ये आप देख सकते हैं,
ठीक है ना, इसको आप इजी वे में समझ भी जाएंगे, एक बार और आप रिपीट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सर सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा कंबशन। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, हमें क्या करना है, सबसे पहले कंबशन कर दें सर इसका। ठीक है, कंबशन का मतलब सिंपली क्या होगा, इसको जलाना, बर्न करना, इथेनॉल को। तो मैंने आपको बताया था कोई भी कार्बन कंपाउंड्स को जब आप कंबशन करेंगे, जलाएंगे, तो क्या देगा, वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस लाइट। तो वैसे ही क्या होगा जब हम इथेनॉल को करेंगे, यानी कि C2H5OH को क्या करना है, कंबशन। क्लियर। तो ये क्या देगा, जैसे ही आप इथेनॉल का कंबशन करेंगे तो सर ये दे देगा, आप याद रखिएगा, CO2 प्लस H2O प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर। तो ये आपको पहला पॉइंट हो गया। आपको केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे पॉइंट्स में लिखने हैं, नोट्स को आप फॉलो करें, हमारे फुल वीडियोस को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। पहला कंबशन लिखना है, कंबशन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना है, फिर ये रिएक्शन लिखना है। ठीक है ना, जब इथेनॉल को कंबशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, CO2 H2O हीट प्लस लाइट। क्लियर। अब आप समझ लीजिए दूसरे पॉइंट को। ठीक है ना, सेकेंड जो पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन का। किसका है, ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको क्या लिखना है, पहले टॉपिक डालना है ऑक्सीडेशन, फिर लिखना है कि सर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी कार्बन कंपाउंड्स या टू इथेनॉल टू गेट इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड। ये आपको सारी बातें लिखना है, फिर आपको रिएक्शन लिखना है। अभी हमने ऑक्सीडेशन को पढ़ा हुआ था, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि सर यहां पे हमें क्या करना है कि सर C2H5OH को क्या करना है, आपको ऑक्सीजन को आपको ऐड करना है, किसके प्रेजेंस में, तो सर ये होगा हमारा एसिडिफाइड K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, किसमें, CH3COOH। तो ये बात आपको लिखना है पॉइंट वाइज, एकदम एक पॉइंट देकर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देना है। Adding of oxygen to ethanol is called oxidation and the ethanol is oxidized into ethanoic acid। फिर उसका आपको रिएक्शन लिखना है। अब आपको मिलेंगे एक एक पॉइंट्स करके, नंबर मिलते चले जाएंगे, फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए सारे रिएक्शंस में लिखवा देता हूं। क्लियर। अगर आप बात करें थर्ड वन, तो थर्ड वन की बात करें तो वो होगा हमारा डिहाइड्रेशन। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में मैंने आपको बताया था, मतलब कि रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर। तो अब क्या करेंगे आप, आपको पता है कि सर अगर इथेनॉल को डिहाइड्रेट करें, इथेनॉल को डिहाइड्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर तो बाहर निकल जाएगा, प्लस ये इथीन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका, इथीन का फॉर्मेशन। तो जल्दी जल्दी आप इसको भी आप रिएक्शंस के फॉर्म में कैसे लिखिएगा कि सर जब C2H5OH को हमको क्या करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे या 443 केल्विन पे जब आप इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका इथीन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका, इथीन का। यहां से H और OH क्या होंगे, ये तो हमारा वाटर बना देंगे, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां डबल बॉन्ड चढ़ जाएगा C पे। मैंने फुल वीडियोस में आप देख सकते हैं आराम से। तो ये क्या बना देगा कि सर ये हमारा इथीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो आपको लिखना है, पहले इसको लिखना है कि सर डिहाइड्रेशन के नीचे लिखेंगे कि सर इथेनॉल, व्हेन इथेनॉल इज या व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस, इट गेट डिहाइड्रेटेड इनटू इथीन। और देन आपको ये रिएक्शन लिखना है। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अगर हम बात करें फोर्थ वन का, फोर्थ जो टॉपिक है वो है हमारा, लिख सकते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस को लास्ट में रखते हैं। आते हैं हम अपना सोडियम मेटल के साथ। तो इथेनॉल का जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम या पोटेशियम।
सोडियम या पोटेशियम के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ये देखते हैं क्या करेगा। तो ये क्या कर देगा स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि सर ये देखिए यहां पे आसान है लिखना, ध्यान से देख लीजिए। हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा C2, देखिए इधर हम ऐसे लिख दें अगर रिएक्शंस को मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स H, क्लियर, ये हो गया हमारा। और यहां से क्या होंगे, देखिए आप हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लीजिए, बस यहाँ हाइड्रोजन, मैं आपको समझाने के लिए रिएक्शंस ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में अब आसानी हो जाएगी, इसीलिए ये देखिए ये आपको जब सोडियम रिएक्शंस के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे इसको सोडियम मेटल के साथ या पोटेशियम मेटल के साथ, तो ये क्या करेगा, देखिए सोडियम और पोटेशियम क्या करेगा, एक दूसरे को ऐसे रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, ये देखिए यहां से जब रिप्लेस करेगा तो ये क्या बना देगा, ये हो जाएगा C2H5ONa। या अगर आप यहां पोटेशियम होता तो पोटेशियम इसको रिप्लेस कर देता, तो ये क्या हो जाता C2H5OK। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथो ऑक्साइड। क्या होगा ये, सोडियम इथो ऑक्साइड। और अगर पोटेशियम होता तो ये क्या हो जाता, पोटेशियम इथो ऑक्साइड हो जाता। तो ये मुझे रिएक्शन इसलिए आपको लिखना पड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए, बस इसलिए। तो ये रिएक्शंस को क्या करेंगे, समझ में आ गया, ये सेम रिएक्शंस था, बस यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है और ये हाइड्रोजन इधर आके क्या हो जाएगा, H2 का फॉर्मेशन कर देगा, खत्म। तो ये क्या आ गया, सोडियम इसके जगह पे आ गया, तो ये C2H5ONa बना दिया। प्रोडक्ट लिखना आसान है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। 4 पॉइंट इजी वे में। अब एक आते हैं सबसे लास्ट वन और उसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को, ये वो रिएक्शन है जो दोनों में कॉमन होगा, तो हम भी इसको इसलिए इधर रखती हैं ताकि ये रिएक्शन आपका इथेनॉल के अंदर भी इथेनोइक एसिड के साथ कॉमन हो गया और इथेनोइक एसिड का भी इथेनॉल के साथ कॉमन हो गया। तो ये रिएक्शन दोनों में चलेगा, इसलिए मैं यहां लिख दिया हूं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सर इथेनॉल को यानी कि C2H5OH को क्या कहते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इथेनोइक एसिड के साथ करेंगे। देख लीजिएगा इधर क्या करना है कि सर इथेनॉल का रिएक्शन इसके साथ इथेनोइक एसिड के साथ आपको रिएक्शन कराना है। तो आपको पता है कि सर इथेनॉल, when ethanol reacts with ethanoic acid it produces a sweet smelling substance and this is called ester। क्या करता है, ये एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये कर देगा CH3COOC2H5 इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ये जो होगा ये एस्टर है, ठीक है। इसी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं और इसी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करके क्या करते हैं, सोप का फॉर्मेशन करते हैं बाय सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहां पे ये बात याद रखिएगा कि सर इसी एस्टर का हम क्या करेंगे, अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे मतलब NaOH के साथ या KOH के साथ, कोई भी बेस अल्कलीज के साथ, अल्कली के साथ जब आप इसको हीट करते हैं तो ये रिएक्शन एक सोप का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन, यही एस्टर, ठीक है। खैर बात यहां समझ लीजिए आप, ओके। तो ये आपको क्या लिखना है, ये रिएक्शन आपको बाद में लिखना है, पहले क्या लिखना है कि when ethanol reacts with ethanoic acid they form a sweet smelling substance, this is called ester and नाम लिख दीजिएगा इथाइल इथेनोएट प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये रिएक्शन मैं बीच में इसलिए लिख दिया ताकि ये रिएक्शन दोनों में कॉमन हो गया। जब आप इथेनॉल का भी पढ़ रहे होंगे, जब इथेनोइक एसिड का भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें भी ये कॉमन आ जाएगा। बात समझ में आई, तो आप देख लीजिए, इसको लिखते चले जाएं। क्लियर, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो होप कि आपको ये 5 पॉइंट्स एकदम बिल्कुल फटाफट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का रेफरेंस भी अगर मैं दे दूं तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी के अंदर, बार बार पूछता है, ये 78 पे ये क्वेश्चन दे रखा है, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट अगर आए तो वो हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो अब देखिए इथेनोइक एसिड का भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहला तो सर हम यही रख देंगे, यही रिएक्शंस को समझ लीजिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस को ही समझ लीजिए उधर पहला, ठीक है।
ये तो एक बार जगह मिलेगा तो बाद में बोल देंगे, नहीं तो फिर आप ये बात समझ लीजिए यहाँ। क्लियर? अब देखो ये लिखना बड़ी आसान है, एक पॉइंट अगर आपने समझ गए तो आपको सब पॉइंट्स लिखना आसान हो जाएगा। जैसे कि सर ये एसिड है, एसिड है, एसिड का मतलब ये होगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के अंदर एसिड का चल रहा था, वही प्रॉपर्टी सेम टू सेम उठ के यहाँ इथेनोइक एसिड के पास आ जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, बार बार एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, सोडियम इथेनोएट बनेगा हर बार, बस आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अब देखिए हमने पढ़े थे सर एसिड के साथ रिएक्शन बात करें तो सर एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो क्या बन रहा था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? याद आ रहा है? वैसे ही सर जब हम एसिड का पढ़ रहे थे किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बन रहा था, ये चूंकि बेसिक नेचर के होते हैं तो इसलिए ये भी क्या होते हैं, ये बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। अब बात करें तो अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा कोई एसिड बेस के साथ तो क्या बना देगा, ये भी बना देगा सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को बोलेंगे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद आ रहा होगा आपको। अगर वही एसिड के साथ अगर रिएक्शन था कि सर अगर इस एसिड का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट के साथ करें, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर करेंगे तो ये क्या देगा, ये भी एक सॉल्ट देगा प्लस H2O देगा प्लस CO2 देगा, इसलिए क्योंकि यहां कार्बोनेट है। तो ये बात अगर आपको आ गया तो समझ में आ गया कि सर यहां डिफरेंट एसिड्स लेते थे, डिफरेंट मेटल्स लेते थे तो अलग अलग सॉल्ट्स बनता था। लेकिन अब क्या होगा कि भाई यहां पे जो होगा ये कि सर जब हमने सेम, अगर ये फिक्स हो गया हमारा कि सर हमें इथेनोइक एसिड ही लेना है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा एक सॉल्ट का प्रोड्यूस होगा वो फिक्स सॉल्ट हो जाएगा, एक ही ऐसा बनता जाएगा। बस इस फॉर्मूले पे आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, चलो पहला हम रिएक्शन लिखते हैं। पहला क्या है कि सर इथेनोइक एसिड का जो रिएक्शन है CH3COOH का, वो हम करते हैं सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये क्या बना देगा CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकाल देगा। अभी हमने पढ़ा था, इसको बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। बोलिए, तो ये याद रख लीजिए, यही प्रोडक्ट हर बार बनेगा, हर बार बनेगा। बस बहुत ही आसान है लिखना प्रोडक्ट, एक बार आप समझ गए तो ये सबको लिखना आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट भी मैं लिख देता हूं यहां। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर अभी हमने पढ़ा था कि सर कोई बेस के साथ, इसके साथ बेस के साथ हम रिएक्शन करते हैं इसी इथेनोइक एसिड का। तो आप टॉपिक पहले लिखिएगा कि इथेनोइक, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्शन विद, यानी कि पहले लिखिएगा रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दूसरा लिखिएगा, तब जाके ये सारे लिखने हैं पॉइंट्स और प्रोडक्ट का नाम अपने वर्ड्स में लिखने हैं, तब भी एक पॉइंट हुआ। फुल वीडियोस में आप देख सकते हैं, हमने सीक्वेंस वाइज लिखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सर इस बार का रिएक्शन क्या है, कोई बेस के साथ। तो हम क्या करेंगे कि सर ये इथेनोइक एसिड था, कोई भी आप बेस ले लीजिए, NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो एक बार आपको फिक्स कर ही दिया कि हर बार यही बनेगा COONA प्लस H2O। क्लियर? इसका भी नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट। बात समझ में आ गई। तीसरे की अगर हम बात करें तो सर यही जो इथेनोइक एसिड है, किसके साथ रिएक्शन करना है आपको, कोई भी सोडियम Na2CO3 के साथ भी करिएगा तो भी क्या बना देगा, ये CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर? और अगर ये जो होगा CH3COH का रिएक्शन अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी करेंगे, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, तो वो भी क्या करेगा, ये सेम जो है एक ही इसका फॉर्मेशन करेगा, सोडियम इथेनोएट प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखना है। यहां से कुछ रिएक्शंस, और एक रिएक्शन तो हमारा हो गया किसका, ये हमारा हो गया जो है ये अभी आपने जो पढ़ा था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो एक वो रिएक्शन आप लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा ये सारा चीजें, ठीक है ना। और इसके बाद आपको लास्ट जो टॉपिक है वो आप लिख सकते हैं एस्टरिफिकेशन को। तो एस्टरिफिकेशन को तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है पहले।
होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज आपका इथेनॉल का आ सकता है या केमिकल प्रॉपर्टीज आपका इथेनोइक एसिड का आ सकता है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट का। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट के अंदर जो है, ये आप याद रखिएगा इस पार्ट को, ये आते हैं 3 मार्क्स में, फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चंस बनेगा, एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स को, ठीक। अब देखिए, आपको पता है कि सर जो सोप्स हैं, सोप्स आर द सॉल्ट ऑफ, यानी कि दे आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर जो सोप्स क्या होंगे, सबसे पहले इसको डेफिनेशन को ही फर्स्ट पार्ट पे लिखा जाएगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखा गया है कि सर जो सोप्स है ना, ये एक लॉन्ग चेन होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, किसके, दे आर ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं, तो इससे हम कुछ बात समझ लेते हैं कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब तो समझ में आ गया सर, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज OH। तो क्या ये वही है? तो बिल्कुल ये वही है, ठीक है ना। लेकिन ये किसके लॉन्ग चेन होंगे? लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन का मतलब यहाँ कार्बन के बहुत सारे चेन, यानी कि C17 हो सकता है, H35 हो सकता है, या C15 भी हो सकता है, और ये देखते रहिएगा H होगा 31, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो है किसका है चेन? तो सर ये है जो हाइड्रोजन है, आपको यही हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किससे? या तो सोडियम से या पोटेशियम से। बात समझ में आ गई? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर दे आर सोप्स क्या होंगे, दे आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डेफिनेशन रटना नहीं है, आपको यहां से ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि सर ये सोडियम और पोटेशियम का क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन, यहां से एक ये किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, रटना नहीं है, ये बात क्लियर है। लेकिन सर अगर हम बात करें डिटर्जेंट का, तो ठीक है, ये वही देखो, इधर के कैसे होंगे ये आयोनिक ग्रुप, इधर के आयोनिक ग्रुप में सर ऐसा है कुछ कि COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ऐसा लिखा गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये क्या होगा सर? तो इसका मतलब है कि सर इसके अंदर क्या लगे होंगे, ये बात आप समझ लीजिएगा कि सर ये भी क्या होंगे, ये भी सोडियम के ही सॉल्ट्स होंगे, लॉन्ग चेन होंगे, लेकिन किसके? ये होंगे दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आप समझ सकते हैं। चलो मैं यहां लिखता हूं। अब जैसे क्या होंगे, जैसे या तो SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव हो सकते हैं, या ये क्या होंगे, ये सल्फेट के भी जो है ये एक चेन हो सकते हैं, यानी कि SO4 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो ये क्या होंगे, इसी के एक लॉन्ग चेन चलेगा। मैं एग्जांपल्स भी लिख दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सोप्स क्या होंगे? तो सोप्स क्या होंगे? दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट क्या होंगे? दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, यहां देख सकते हैं आप, सोडियम एन डोडेसाइल सल्फेट एंड सोडियम एन डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये दोनों हैं एग्जांपल्स मैं आपको लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर। अब आप देखिए, तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आयोनिक पार्ट समझ में आ गया कि सर इसके आयोनिक पार्ट CONA होते हैं, इसलिए कि सर ये आप लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। और ये किसका होता है? तो सर ये जो होंगे ये SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यानी कि SO3 फिर मैं लिख देता हूं, Na पॉजिटिव के हो सकते हैं या सल्फेट के हो सकते हैं Na पॉजिटिव। क्लियर है? ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो सर दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल फैट्स और प्लांट बेस्ड ऑयल्स। ये बात समझ में आ गया
कि सर ये फैटी एसिड्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स भी लिख देता हूं कौन कौन से फैटी एसिड्स होते हैं ये, लेकिन जनरली ये बात समझ लीजिएगा कि ये फैटी एसिड्स एनिमल फैट से क्या बनते हैं, हम सोप्स का फॉर्मेशन किया जाता है। सपोनिफिकेशन रिएक्शंस में भी हमने समझा है इस बात को। यहां देखते हैं तो सर ये क्या होंगे, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर? तो ये होप कि 3 पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं सोप्स का क्या है कि सर ये हार्ड वाटर के अंदर जो है इसकी एफिशिएंसी उतनी जो है क्लीनिंग जो एक्शन है वो नहीं हो पाता है हार्ड वाटर में। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, स्कम के ऊपर अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि सर हमारा जो हार्ड वाटर के अंदर ये समझ लीजिए सोप्स अच्छे से काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? सोप्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी ने क्वेश्चन नंबर 10 के फॉर्म में दिया भी है, अब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स भाई बिल्कुल इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा हार्ड वाटर में, बहुत अच्छा क्लीनिंग एक्शन करेगा ये, ठीक है ना। अब देखिए सोप्स जो है टेक्स मोर टाइम टू डिसॉल्व इन वाटर बट सिंथेटिक डिटर्जेंट डिसॉल्व फास्टर देन सोप्स इन वाटर। बहुत अच्छे से इसको डिफरेंशिएट करेगा। मैंने काफी पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि आपको 5 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखना ही है बोर्ड के अंदर। दे आर बायोडिग्रेडेबल, जो कि एनवायरमेंटल जो फ्रेंडली होते हैं, यानी कि ये ठीक है, ये जो है कोई मतलब मोस्टली क्या होंगे, ये बायोडिग्रेडेबल का मतलब ही है कि जो हमारा पर्यावरण के लिए मतलब एनवायरमेंट के लिए जो फ्रेंडली हो, ठीक है ना, जैसे ये चीजें होती हैं। और आपको पता है कि सर ये क्या होंगे, कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे हैं जो कि भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स का। तो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए जल्दी से कि सर जैसे सोडियम स्टेरेट है तो ये एस्टेरिक एसिड, ये कौन सा फैटी एसिड से बना है, एस्टेरिक एसिड से, अभी हम बात करेंगे उस पर। और ये जो होगा तो ये हो जाएगा यानी कि C17H35COONA। ये बात समझ में आ गया। ये हो गया आपका सोडियम स्टेरेट। अगर हम बात करें सोडियम पाल्मेटेट का तो ठीक है सर, सोडियम पाल्मेटेट होता है जब C15 होता है और H31 और COONA। ये बात आप याद रखिएगा, ये दोनों सोप्स के नाम हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सोप हैं। सोडियम स्टेरेट, सोडियम पाल्मेटेट, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे टर्म्स को आपको लिखने। क्लियर? अगर हम बात करें यहां तो जैसे एग्जाम्पल्स के अंदर हम डिटर्जेंट के एग्जाम्पल में बात समझे तो सर सोडियम लॉराइल सल्फेट, याद रखिएगा, सोडियम एन-डोडेसाइल सल्फेट। तो सोडियम एन-डोडेसाइल सल्फेट के लिए अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूं सोडियम एन-डोडेसाइल सल्फेट, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे का भी अगर हम लिख दें तो वो होगा हमारा सोडियम एन साइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। तो अब हम इन दोनों का फॉर्मूले को भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। अभी आपको बताया था ना कि ये बेंजीन सल्फोनेट होंगे या सल्फेट के भी जो है आपको आयोनिक ग्रुप में मैंने बताया था। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा सर CH3 CH2 होल 11 SO4 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये बात आप याद रखिएगा इसके फॉर्मूले को, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ सल्फोनिक जो है, सल्फोनिक ग्रुप्स वाले, तो उसका भी आपको याद रखिएगा कि सर CH3 दिस इज CH2 होल 11 एंड जो बेंजीन है तो आपको पता है कि दिस इज C6H4 एंड SO3 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो ये आपको दोनों आपको एग्जांपल्स आपको याद रखना है। क्लियर है कि सर ये दोनों डिटर्जेंट्स के एग्जांपल एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, आप लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है, जो एंट्रेंस वालों के लिए भी पूछा जाता है। बहुत बार इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं कि सर इसके अंदर जैसे ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट बताओ, इसलिए देता है। तो भाई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बात समझ लीजिए कि सर जो आयोनिक पार्ट होता है ना, आयोनिक पार्ट जैसे H2O है, H2O में भी आयंस है, H2O में भी आयंस ब्रेक होते हैं H2O के अंदर। तो अब ये आयोनिक पार्ट की तरफ चला जाएगा। जो पोलर होते हैं, आयोनिक पार्ट क्या होते हैं, पोलर पार्ट होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर बोला जाता है कि सर जो पोलर पार्ट है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। मतलब ये वाला जो आयोनिक पार्ट है, ये आयोनिक पार्ट ये वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक।
समझ में आ गया? ये पोलर पार्ट होता है, पोलर पार्ट, यानी कि ये क्या होंगे, ये पोलर पार्ट जो होंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट होंगे, और ये क्या होगा, ये लॉन्ग जो चेन बनेगा ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ये हाइड्रोफोबिक होगा जो कि नॉन पोलर होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है, यही यानी कि ये वाला जो पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को, और जो लॉन्ग चेन है वो तो फैटी एसिड्स होते हैं या ऑयल्स होता है। तो जो कपड़े के अंदर जो गंदगी होती है ना, जो ऑयल होता है, ये डॉट पार्ट होता है, उसको क्या करेगा, ये वाला जो है हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये बोलेगा देख भाई मैं भी नॉन पोलर हूं और जो ऑयल है वो भी नॉन पोलर, तो बोलेगा तू मेरे पास इधर आ, और ये बोलेगा तू मेरे पास आ। तो इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोफिलिक और इसका नाम है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रोफोबिया, जो पानी से डरता है। कोई बात नहीं है, पानी से डरता है लेकिन ऑयल को अट्रैक्ट करेगा, और ये भाई वाटर को अट्रैक्ट करेगा लेकिन ऑयल को रिपेल करेगा। बात समझ में आ गई? तो होप कि आपको इसी तरह से ये भी दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। खैर अब ये क्वेश्चन आता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट, तो यहां से समझ में आ गया होगा। क्लियर? यहां देखिए, यहां तक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सर यहाँ पे क्या दिया है, सर 3 फैटी एसिड्स का नाम बताओ। पता चलता है सर ये क्या आ गया, एनसीईआरटी ने तो लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी नहीं लिखा है, हम लोग हैं यहाँ बताते हैं आपको। क्लियर? अब देखो 3 फैटी एसिड्स अगर पूछेगा लिखने के लिए जिससे आप सोप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं पहले का, फर्स्ट वन, दिस इज एस्टरिक एसिड। क्लियर? आप लिख सकते हैं पाल्मेटिक एसिड, आप लिख सकते हैं ओलिक एसिड। क्लियर है? अगर बात करें यहां फॉर्मूले की तो बात समझ लीजिए कि सर एस्टरिक एसिड का में क्या होगा कि सर ये होंगे आपके C17H35 COOH। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया आपको कि सर ये वो एसिड्स हैं जिससे सोप्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी के जगह पर H के जगह पर Na आ जाएगा तो क्या होगा, वो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि वो सोप बन जाएगा, उसको बोलेंगे सोडियम स्टीरेट। पाल्मेटिक एसिड है तो ये होगा C15, देखते जाइएगा, H31 COOH। ओलिक एसिड है तो ये भी 17, H होगा 33 COOH। क्लियर? तो ये वो पार्ट है जो 3 फैटी एसिड्स, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया। अब एक दूसरा जो पार्ट है वो है स्कम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्कम वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी के अंदर, पेज नंबर 78 पे ये क्वेश्चन दिया है कि सर फॉर्मेशन ऑफ स्कम बताना है व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। क्वेश्चन क्या है कि सर जब हार्ड वाटर के साथ, जब सोप्स को, अभी अपने बोले थे ना कि सर ये सोप्स इफेक्टिव नहीं होता है हार्ड वाटर में, क्यों नहीं होता है और कैसे स्कम का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ने भी दे रखा है और इस क्वेश्चन में भी हम कवर करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए, पहले हम समझ लेते हैं इसके रिएक्शन को, फिर हम उसको इजी वे में वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे चलिए हम स्कम को देखते हैं। स्कम में क्या होगा कि सर ये जो हार्ड वाटर के अंदर क्या होंगे कि सर कैल्शियम आयंस होंगे, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होंगे हार्ड वाटर में। समझ में आया? जैसे NaCl है, ठीक है, या MgSO4 है, इन सारे सब में क्या होंगे, जितने सॉल्ट्स हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, जनरली जो सॉल्ट वाटर, जैसे जो हार्ड वाटर है उसके अंदर क्या होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। अब वो सोप के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि सर हमारे पास जो सोप है वो है हमारा C17H35 COONA, ठीक है, सोडियम स्टीरेट है। ठीक, अब क्या करना है इसका, अब देखिए आप, ये क्या है सर, ये कैल्शियम जो आयंस हैं, ठीक है ना, यहां देखिए C17 है, H35 COONA प्लस मैग्नीशियम का आयंस है। मतलब ये क्या है कि सर ये दोनों क्या होते हैं, जैसे ही आपने ये जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, वो जैसे ही सोप के साथ रिएक्शन करेगा, सोप के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये हो गया सोडियम स्टीरेट। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे इसको, सोडियम
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखो, ये इसको हालांकि डिस्प्लेस नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेस करेगा, ये दोनों क्या करेगा, ये भाई इसके साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन कर देगा। और ये जब मान लो एक आपने बाल्टी लिया है, बाल्टी के अंदर आपने सोप्स को आपने हार्ड वाटर में डाल दिया, तो वो क्या करेगा, एक कर्डी व्हाइट जो है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। और ये खुद क्या करेगा, सोडियम को उधर बाहर निकाल देगा, सोडियम को बोलेगा तू बाहर चलो, और ये अपने साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये देखिएगा, देख लीजिए, ये बनाएगा C17H35COO होल ट्वाइस Ca। क्लियर। और ये क्या करेगा, C17H35COO होल ट्वाइस मैग्नीशियम। अब देखिए ये क्या होंगे, इसको बोलते हैं कैल्शियम एस्टुरेट, जो कि एस्कम है। क्या है ये, एस्कम है। ये क्या है, एस्कम है। ये वही एस्कम है जो इधर क्या करेंगे, इधर सोडियम को बाहर निकाल देगा बेचारा। ये क्या किया है, अब देखिए सोप क्या करेगा, सोप ये जो है ना, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये दोनों क्या करेंगे, सोप के साथ मिलकर ये एक व्हाइट पीपीटी बना देगा, जो जाकर उसके सरफेस पे नीचे बैठ जाएगा। वो क्लीनिंग एक्शन करेगा ही नहीं, वो क्या होगा, जाकर उसके सरफेस में बैठ जाएगा। ठीक है ना, क्या, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एस्कम। तो ये लिखना इसको आसान है, रटना नहीं। हम लिख सकते हैं कि सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए इधर, हम लिख सकते हैं कि सर द कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर the calcium and magnesium ions present in hard water reacts with soap to form a white precipitate, and this white precipitate is called, and this white PPT is called scum। बोलिए, ये बात समझ में आ गया, मैंने लिख भी दिया है ये। तो ये क्या है कि स्टूडेंट्स, ये लिखना तो आसान है ना, रटना नहीं है इसको, कि सर हमने रिएक्शंस अगर समझ में आ गया तो ये लिखना भी आसान है स्कम को। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये एनसीईआरटी के अंदर, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, 78 के ऊपर रखा गया है कि सर स्कम कैसे फॉर्मेशन करता है, कि सर जैसे ही जो हार्ड वाटर के अंदर जैसे ही हम सोप्स को डालेंगे, ये क्या कर देगा, ये हार्ड वाटर का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, ये सोप के साथ रिएक्शन करके एक व्हाइट, कर्डी व्हाइट जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, और ये प्रेसिपिटेट जाकर सरफेस के नीचे बैठ जाएगा। अरे जब वो नीचे बैठ जाएगा तो रिएक्शन ही नहीं करेगा ना, इसीलिए कहा जाता है क्या होगा, सोप जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, स्कम का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए जो है वो हार्ड वाटर में क्लीनिंग नहीं कर पाएगा। होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लिखना हो तो लिख लीजिएगा बिल्कुल, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और जो हमारा क्वेश्चन था, वो आप देख सकते हैं, ये दिया है कि सर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट को लिखना है। मैंने अभी आपको बता भी दिया था कि सर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट के लिए क्या करना है, कि सर जैसे ये क्वेश्चन था, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H2O से पहले ये सब क्या होंगे, मैंने आपको बताया, जो आयोनिक पार्ट है, आयोनिक पार्ट क्या होंगे, वाटर के साथ वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। तो ये आयोनिक पार्ट क्या होगा, यानी कि वाटर के साथ क्या होगा, ये हो जाएगा वाटर के साथ हाइड्रोफिलिक। ये क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था। और ये पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। बोलिए, बस यही तो बात लिखना था यहाँ। उसी तरह इसके अंदर बात करें तो आप देख सकते हैं कि सर ये वाला जो पार्ट है, ये सब क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए ये बात को थोड़ा सा और इधर देख लेते हैं कि सर होता क्या है जनरली, ये जो क्लीनिंग एक्शन में भी हम बात करते हैं, तो सर ये अगर जैसे हमारा दिया रहता है ये कि सर ये हमारा एक टेल है ऐसे, और यहाँ पे यहाँ दिया रखा है सर Na पॉजिटिव,
ये सर इस तरह से पार्ट दे रखा है, ये क्या है सर? तो ये कार्बन के ही चेन है, देखो बड़े बड़े कार्बन के ये सब चेन है। तो ये क्या है? ये हमारा टेल वाला पार्ट है। क्या है ये? टेल है। और ये क्या है हमारा? ये वाला हेड वाला पार्ट है। समझ में आया? तो ये क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था जो पोलर पार्ट है, यानी कि ये होते हैं पोलर यानी कि आयोनिक पार्ट, और एक ये होते हैं नॉन पोलर। क्या होंगे ये? नॉन पोलर पार्ट। ठीक है ना? अब ये क्या करेगा? ये पोलर पार्ट पोलर को डिसॉल्व कर देगा। पोलर को डिसॉल्व करने का मतलब ये वाटर को डिसॉल्व करेगा। ठीक है ना? वाटर डिसॉल्व। और ये क्या करेगा? ऑयल को या डॉट इसको डिसॉल्व करेगा। बोला था ना कि सर पोलर पार्ट पोलर का डिसॉल्व कर लेगा और नॉन पोलर का डिसॉल्व कर लेगा। केमिस्ट्री का बहुत ही फेमस कहावत है ये। ठीक है ना? अब क्या करेगा? ये वाला जो पार्ट है नॉन पोलर पार्ट, यानी कि ये जो लॉन्ग चेन, ये वाला जो है, ये वाला लॉन्ग चेन ऑयल वाला, तो ये क्या होंगे? ये होंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरते हैं ये। ठीक है ना? वाटर रिपेलिंग। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये होगा आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा यहां से कि सर ये वाला जो आयोनिक पार्ट है वो सब हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं, वाटर अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं। और ये इसी तरह से क्या होगा? ये देखो, अब ये क्या करेगा? ऐसे एक चेन बना देगा Na पॉजिटिव। उसी तरह से ये, उसी तरह से ऐसे बनाएगा ये। समझ में आया? तो ये जब क्लीनिंग करेगा ना, तो ऐसा ये क्या करेगा? एक चारों तरफ से ये ऐसे चेन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मिशेल का फॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? इन सबको बोलेंगे, देखिए ये बात आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये क्या होंगे? ये Na पॉजिटिव, ये सब बोलेंगे मिशेल। मिशेल्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये इसके बीच में क्या करेगा? देखो मैं बताया था ना, ये वाला जो हेड है, ये मुंडी वाला पार्ट है। मुंडी क्या करेगा? वाटर अट्रैक्टिंग होगा। तो ये चारों तरफ से वाटर अट्रैक्टिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो लॉन्ग चेन वाला है वो क्या है? वो होते हैं ऑयल अट्रैक्टिंग। ये क्या करेगा? इसको बीच में लाकर यहीं पर लाकर चाप देगा। यहां बीच में लाकर एकदम इसको पकड़ लेगा। ये चल भाई तू इधर आ, क्योंकि ये ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। जाहिर सी बात है इस पार्ट की तरफ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सब क्या है? वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है ना? तो यहां पे क्या होगा? ये वाले पार्ट में ऑयल आके यहां पे एकदम आके यहां ट्रैप हो जाएगा। और ऑयल जब ट्रैप होता है तो हम फर्दर क्लीनिंग कैसे करते हैं? इसी पोर्शन के लिए हम हाथ का यूज, ऐसे हाथ से क्या करते हैं? उसको कपड़े को जो आप देखते हैं कि ऑयल को क्या करते हैं? इस चेन को ब्रेक करते हैं। इसलिए या तो जो आपने पहले देखा होगा कि जहां कपड़े वगैरह का धुलाई होता है, ऐसे को मारते हैं इसको। क्यों? ताकि वो इस चेन को ब्रेक कर सके और इजिली वहां से क्या होता है? ऑयल या डॉट वहां से रिमूव हो जाता है। मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, या वॉशिंग मशीन के अंदर भी देखिएगा बार बार रोटेट होता रहेगा। रोटेट क्यों होगा? हाफ, फिर इधर से हो जाएगा, इसलिए कि वो क्या करता है? इसी चेन को ब्रेक करते हैं ये। क्योंकि ये क्या करता है? पूरा आके मिशेल्स जो है बीच में इसको ऑयल डॉट को यहाँ पे आकर चाप लेता है। जाओ भाई, यहाँ बीच में आकर इसको ट्रैप कर लेता है। समझ में आया? और इस पार्ट की वजह से यहां से क्या करते हैं? हम मैकेनिकल थोड़ा सा वर्क करके और इसको ऑयल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना? होप कि आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान था कि लॉन्ग चेन वाला पार्ट होता है वो ऑयल या डॉट को, जो टेल है ये हेड वाला पार्ट है, पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। ये जो है आयंस वाला पार्ट है, आयोनिक ग्रुप वाला पार्ट आयंस की तरफ H2O की तरफ आ जाएगा, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल और डॉट की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? और यहां से आप क्लीनिंग पर्पस ऐसे यूज करते हैं। क्लियर है? तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे ही हम हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे।